हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस क्लास नंबर 327। कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक को आगे बढ़ा के हम लोग आज शुरू करेंगे पॉलीसैकेराइड्स। ये पॉलीसैकेराइड्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो है और आने वाले वीडियोस में हम लोग अब जितने भी पॉलीसैकेराइड्स और उनसे रिलेटेड पूरी बायोलॉजी और केमिस्ट्री यहाँ पर स्टडी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स बेसिकली कहते किसको है। देखो, जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने आपको उसी वक्त कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम तीन तरह से जानते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो एक सिंगल सैकेराइड यूनिट यानी उनके मोनोमर्स से बनते हैं, उन्हें मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। यही मोनोसैकेराइड्स जब बाद में आपस में बॉन्ड बनाकर मल्टीपल मोनोसैकेराइड्स एक साथ मिलते हैं, तब आगे और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ओलिगो का मतलब मैंने आपको बताया था। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, मतलब कि फ्यू मोनोसैकेराइड्स जब आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तब बनता है ओलिगोसैकेराइड्स। और पॉलीसैकेराइड्स तब बनता है जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स पॉलीमराइज होकर पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। बट यहाँ पर क्वांटिफिकेशन ज़रूरी है। क्वांटिफिकेशन मतलब कि केवल ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा कि ओलिगोसैकेराइड्स में कुछ मोनोसैकेराइड्स होते हैं और पॉलीसैकेराइड्स में बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन हमें बनानी पड़ेगी और वो ये है कि ओलिगोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें 2 से 10 सैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होती है। जब 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में इस तरह से एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है, उसे आप कहते हो ओलिगोसैकेराइड्स। और यही जब 10 से ज़्यादा मोनोमर्स मिलते हैं तब जाके बनता है पॉलीसैकेराइड्स। यानी बात ये हो गई कि पॉलीसैकेराइड्स आर मच लार्जर देन ओलिगोसैकेराइड्स। अब ओलिगोसैकेराइड्स में भी कितने नंबर ऑफ सैकेराइड यूनिट्स है उसके हिसाब से हमने क्लासीफाई किया था कि हमने कहा था कि अगर 2 मोनोसैकेराइड्स मिलकर एक डाइमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो कहलाएगा डाइसैकेराइड। जैसे कि हमने स्टडी किया था माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, इन पूरे डाइसैकेराइड्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप चाहो तो वहाँ पे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज पूरी केमिस्ट्री में वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइसैकेराइड्स की, जिसमें 3 मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं और इसी तरह से टेट्रासैकेराइड्स, पेंटासैकेराइड्स, ऐसे ये चलता रहता है। और 10 से ज़्यादा हुए तो पॉलीसैकेराइड। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है कि मोर देन 10 सैकेराइड यूनिट्स तो पॉलीसैकेराइड्स, 2 से 10 हुआ तो ओलिगोसैकेराइड और एक सिंगल सैकेराइड यूनिट होता है तो मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, डीएचएपी, ये सब कुछ हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं पॉलीसैकेराइड्स के साथ में। ठीक है, जैसा हमने आपको बताया कि इट इज़ पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्लस पॉलीसैकेराइड्स को ही हम ग्लाइकान्स कहते हैं। अब ये वर्ड आपको अच्छे से याद रखना है। ये देखना, ग्लाइकान्स बहुत जगह आपको वर्ड पढ़ने को मिलेगा। जैसे आपने सुना होगा पेप्टाइडोग्लाइकान्स, तो ग्लाइकान्स का मतलब क्या होगा? पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो ये ग्लाइकान्स वर्ड याद रखना है। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि पॉलीसैकेराइड्स के लिए ही ये जो सफिक्स है AN, वो पॉलीसैकेराइड्स के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, मैं इस सफिक्स पे भी थोड़ी देर में आऊँगा। फिलहाल आप ध्यान रखें कि ग्लाइकान्स वर्ड पॉलीसैकेराइड को ही रिप्रेजेंट करता है। ये आपके सामने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको बता दिया मैंने। ये जैसे समझो ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज का बेसिक पैरानोज स्ट्रक्चर जो आपने पिछले वीडियोस में अगर अच्छे से देखें तो सीखा होगा आपने। तो ये देखिए किस तरह से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं। इस पिक्चर में मैंने 4 ही दिखा रखे हैं, लेकिन ये 10 से ज़्यादा होंगे तभी पॉलीसैकेराइड कहलाएगा। और 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो हमने ये भी देखा था कि इस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये एक तरह का कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन लिंकेज होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में हम ऑलरेडी डाइसैकेराइड्स में बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। हमने ये भी स्टडी की थी कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की नेमिंग कैसे होती है, जैसे अल्फा 14, अल्फा 16, अल्फा 11। ठीक है, तो वो सब वापस सीखने के लिए आप डाइसैकेराइड्स वाले मेरे वीडियो देख सकते हो। तो इस तरह से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनते हैं बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स के बीच में और पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे ये पिक्चर है, आप देखें यहाँ पर किस तरह से बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट है। ये देखो, ये सारे मोनोसैकेराइड्स आपस में क्या कर रहे हैं? पॉलीमराइज। और इस पॉलीमराइजेशन से
एक लंबी चेन बन रही है जिसको आप कहते हो पॉलीसैकेराइड्स। जैसे अमाइलोज, अमाइलोज एक पॉलीसैकेराइड है। अमाइलोज में खास बात क्या है कि अमाइलोज एक स्ट्रेट चेन है, आपको अमाइलोज में कहीं पे भी ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगी। मैं अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन इन सबको और डिटेल में स्टडी करवाऊंगा, बट फिलहाल मैं आपको बहुत शॉर्ट में इन ये जो 4 बेसिक पॉलीसैकेराइड्स जो आपको हमेशा ही कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे बता दूँ। देखो स्टार्च जो रहता है, स्टार्च आपको 2 फॉर्म में मिलेगा। पहला फॉर्म है अमाइलोज और दूसरा फॉर्म है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज फॉर्म को अच्छे से देखो, इस पूरी की पूरी स्ट्रेट चेन है, आपको कहीं पे भी ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगी। जबकि अमाइलोपेक्टिन में आपको बहुत सारी जो है ब्रांचिंग देखने को मिलती है। तो ये हो गया अमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च आपको दोनों फॉर्म में मिलेगा। एक और पॉलीसैकेराइड है जिसका नाम है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में अगर आप देखोगे तो ग्लाइकोजन में स्टार्च से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। स्टार्च से ज़्यादा जो है ब्रांचिंग आपको ग्लाइकोजन में देखने को यहाँ पर मिलेगी। और फिर आता है सेल्यूलोज फाइबर। सेल्यूलोज फाइबर तो पूरा का पूरा एक आपको नेटवर्क ही देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है इन सब डिफरेंट पॉलीसैकेराइड्स के अंदर। तो और भी ज़्यादा डिटेल में हम इनकी स्टडी करेंगे, बट इस वीडियो में मैं इन सब की जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ वगैरह है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। पॉलीसैकेराइड्स में आप जो नेचर में बहुत कॉमन जो मॉलिक्यूल्स स्टडी करते हो वो ज़्यादातर पॉलीसैकेराइड्स है। जैसे आपने स्टार्च का नाम सुना होगा, ग्लाइकोजन जो हमारा एनिमल बॉडी के अंदर ग्लूकोज का स्टोरेज रहता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, प्लांट्स में ग्लूकोज का स्टोरेज रहता है स्टार्च की फॉर्म में, सेल वॉल वगैरह सब किसकी बनती है, सेल्यूलोज की। तो ये जितने भी कॉमनली एनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं नेचर के अंदर वो सारे पॉलीसैकेराइड्स हैं। ये वाटर सल्यूबल नहीं होते, ये ध्यान रखना है आपको। देखो हमने जब मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड की स्टडी की थी तब हमने वहाँ पे बात की थी कि सर बेसिकली शुगर किसको कहते हैं। तो हमने आपको बोला था कि शुगर वो वाले मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स हैं जो कि वाटर सल्यूबल है और प्लस स्वीट इन टेस्ट होते हैं। ऐसे सारे मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स जो वाटर सल्यूबल हो और साथ साथ में स्वीट हो वो सारे शुगर कहलाते हैं। पॉलीसैकेराइड्स के बारे में ध्यान रखना है कि सारे पॉलीसैकेराइड्स वाटर इनसल्यूबल होते हैं और स्वीट नहीं होते, इसलिए ये शुगर नहीं कहलाते। पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट शुगर्स। और सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, जबकि हमने देखा कि मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग होते हैं, डाइसैकेराइड्स रिड्यूसिंग भी होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी होते हैं, और पॉलीसैकेराइड्स सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग रहेंगे हमेशा। आपको कमेंट सेक्शन में आके आज का मेरा सवाल ये है कि क्यों कुछ डाइसैकेराइड्स रिड्यूसिंग होते हैं तो कुछ डाइसैकेराइड्स नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। तो उसके पीछे का आपको मुझे आंसर बताना है विद एग्जांपल्स कि ऐसे कौन से डाइसैकेराइड्स है जो नॉन रिड्यूसिंग है नेचर के अंदर। चलिए फिर पॉलीसैकेराइड्स के लिए सफिक्स हम यूज़ करेंगे AN। ये मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बता दिया था। हर एक ऐसा बायोलॉजिकल टर्म, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जिनके पीछे AN सफिक्स यूज़ हो रहा है वो सारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं मोस्टली। एग्जांपल्स भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने सबसे पहले बोला पेंटोजान्स, तो पेंटोजान्स ये वर्ड कहाँ से बना है ये देखो आप। पेंटोजान्स वर्ड बना है पेंटोज शुगर प्लस AN से। इसका मतलब ये हो गया कि जो पेंटोज शुगर के पॉलीसैकेराइड्स है वो पेंटोजान्स कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल्स भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है एरेबन। एरेबन क्या है, बेसिकली एक पेंटोज शुगर होता है एल एरेबिनोज, ठीक है। इस एल एरेबिनोज का पॉलीसैकेराइड कहलाएगा एरेबन। समझ में कैसे आना है, आपको याद कैसे रखना है, देखो आसान है। मैंने क्या बोला था, जो शुगर होता है शुगर के लिए सफिक्स यूज़ होता है OSE। तो जब पीछे OSE लगा होगा तो वो शुगर होगी, और जब पीछे AN लगा होगा तो वो पॉलीसैकेराइड होगा। तो इस तरह से हम इन मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और एग्जांपल्स बता देता हूँ मैं। जाइलोज शुगर होती है, अगेन एक पेंटोज शुगर है जाइलोज। जाइलोज का जो पॉलीसैकेराइड है उसको हमने क्या कहा है, जाइलान, ठीक है। तो AN सफिक्स पॉलीसैकेराइड के लिए और OSE सफिक्स शुगर के लिए हो गया। तो जिस तरह से हम पेंटोजान्स कह रहे हैं वैसे आप हेक्सान्स भी बोल सकते हो, ठीक है। आपने एरेबन और जाइलान इन दोनों के बारे में पढ़ा रहेगा कि दोनों सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। एरेबन और जाइलान ऐसे पॉलीसैकेराइड्स है जो सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। अब वर्ड आता है हेक्सान्स। तो हेक्सान्स से भी आप समझ गए होंगे कि सर ये हेक्सोज शुगर के पॉलीसैकेराइड्स होंगे। और एग्जांपल्स लेना है आपको, तो एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल है मेनन। मेनन AN पॉलीसैकेराइड को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और ये मैनान वर्ड बना है मैनोज का पॉलीसेक्राइड। मैनान मतलब मैनोज का पॉलीसेक्राइड, तो मैनोज यानी OSE शुगर के लिए। उसके अलावा अपने सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सारे के सारे हेक्सान्स हैं, क्योंकि ये सारे के सारे ग्लूकोज के पॉलीसेक्राइड्स है और ग्लूकोज एक तरह का हेक्सोज शुगर है। चलिए बात करते हैं पॉलीसेक्राइड के टाइप्स की। देखो पॉलीसेक्राइड को मैं दो टाइप में डिवाइड कर रहा हूँ, एक है होमोपॉलीसेक्राइड्स या फिर होमोग्लाइकान्स, और दूसरा है हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स या फिर हेटेरोग्लाइकान्स। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि ग्लाइकान्स वर्ड जो है पॉलीसेक्राइड्स को ही रिप्रेजेंट करता है। अब नाम देखो आप, होमो मतलब क्या होता है, सेम या यूनिफॉर्म। तो होमोपॉलीसेक्राइड का मतलब ये हो गया कि ऐसे पॉलीसेक्राइड्स जिनके मोनोमर यूनिट्स सेम हो। मोनोमर यूनिट सेम हो जैसे मतलब कि अगर ग्लूकोज मोनोमर है तो ये पूरा का पूरा पॉलीसेक्राइड सिर्फ ग्लूकोज की लंबी एक सीरीज से बनेगा, जबकि हेटेरोपॉलीसेक्राइड में ऐसा नहीं होता। हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स में जो मोनोमर्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म पॉलीसेक्राइड्स आप बोल सकते हो वो जिनके मोनोमर्स सेम रहते हैं, जबकि हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स में मोनोमर्स अलग अलग रहेंगे। तो होमोपॉलीसेक्राइड्स के बेसिक एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। इसको याद कैसे करना है उसका निमोनिक भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, और ऐसे निमोनिक्स पे मैं और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। एक पूरा ही अलग प्लेलिस्ट है निमोनिक्स के नाम पे, उसमें बहुत सारे निमोनिक्स जो आपको बायो में काम आते हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड कर रखे हैं। चलिए फिर होमोपॉलीसेक्राइड्स की बात करता हूँ मैं। होमोपॉलीसेक्राइड्स में सबसे पहला एग्जाम्पल है स्टार्च। स्टार्च जैसा कि हम सब जानते हैं, स्टार्च का जो है अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड है। इस स्टार्च के जितने भी मोनोमर्स हैं ये सारे अल्फा डी ग्लूकोज हैं। ये सब अल्फा डी ग्लूकोज आपस में एक लंबा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब जाकर स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। अगला आता है ग्लाइकोजन। अगेन ग्लाइकोजन जो है अल्फा डी ग्लूकोज का ही होमोपॉलीसेक्राइड है। तो ये मतलब स्टार्च और ग्लाइकोजन में ये सिमिलरिटी हो गई कि दोनों में ही अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। बट फ़र्क क्या है, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ग्लाइकोजन इज़ हेविली ब्रांच्ड, जबकि स्टार्च में इतनी ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं होती। नेक्स्ट बात करता हूँ सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज जो है वो बीटा डी ग्लूकोज का होमोपॉलीसेक्राइड है। तो यहाँ डिफरेंस आ गया स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज में। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि स्टार्च और ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज के बने हैं और सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज का बना है। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन पे भी मैंने आपको याद हो तो थोड़ी दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रान और डेक्सट्रोज इन तीनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में हमने बात की थी। डेक्स्ट्रिन अगेन एक होमोपॉलीसेक्राइड है अल्फा डी ग्लूकोज का। जब स्टार्च का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तब डेक्स्ट्रिन का फॉर्मेशन होता है, और इस डेक्स्ट्रिन के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से फिर अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट बात करता हूँ इन्युलिन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड है ये, और ये रहता है बीटा फ्रक्टोज का पॉलीसेक्राइड। ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि इन्युलिन किसका पॉलीसेक्राइड है, तो आंसर होगा बीटा फ्रक्टोज। तो ये इस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो इस इन्युलिन को आप कंफ्यूज मत करना इंसुलिन से, ठीक है। इंसुलिन एक हार्मोन है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है, ये एक प्रोटीन है, जबकि इन्युलिन एक पॉलीसेक्राइड है। तो कंफ्यूज नहीं होना। इनके बीच में डिफरेंस क्या है उस पर भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और सबसे लास्ट है काइटिन। काइटिन एक मोनोमर है नाग यानी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का, ठीक है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का ही शॉर्ट फॉर्म रहता है नाग, और इसका पॉलीसेक्राइड है काइटिन। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे या ये भी हो सकता है कि कुछ मॉड्यूल्स और कुछ बुक्स में काइटिन को जो है हेट्रोपॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा, पर ऐसा गलत किया गया है। आप ध्यान रखें, काइटिन होमोपॉलीसेक्राइड है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड नहीं है। आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके देखना, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स ये कहेगी कि काइटिन इज़ अ हेट्रोपॉलीसेक्राइड, बट दिस इज़ नॉट द केस। स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स यही मानते हैं कि काइटिन एक होमोपॉलीसेक्राइड है जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन नाम के एक मोनोमर से बनता है। यहाँ पे मुझे याद आता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से मुझे याद आता है एक क्वेश्चन कि अमीनो शुगर्स क्या होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पता हो कि अमीनो शुगर्स क्या होता है तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर मुझे बताएं कि अमीनो शुगर्स क्या है। तो अब होमोपॉलीसेक्राइड्स का एग्जाम्पल याद कैसे करना है, उसको याद करने का तरीका है डिस्क जैसी। क्या याद करना है आपको? डिस्क जैसी। डिस्क जैसी में डी का मतलब क्या हो गया? डेक्स्ट्रिन, आई मतलब इन्युलिन, एस का मतलब स्टार्च, सी का मतलब काइटिन, जी का मतलब
ग्लाइकोजन, और लास्ट सी का मतलब हो गया सेल्यूलोज। तो डिस्क जैसी इस निमोनिक से आप होमोपॉलीसैकेराइड्स के 6 बेसिक एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं। अगले एग्जाम्पल्स देखते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स में हाइलुरोनिक एसिड, हेपेरिन, कॉन्ड्रोइटिन, पेक्टिन, हेमिसेल्यूलोज, अगर, पेप्टाइडोग्लाइकन, ये सब कुछ इन एग्जाम्पल्स में आते हैं। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स पे एक अलग ही पूरा वीडियो है, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड एनिमल्स में, हेपेरिन एनिमल्स में, कॉन्ड्रोइटिन एनिमल में, पेक्टिन आपको सेल वॉल में, हेमिसेल्यूलोज प्लांट सेल वॉल में, अगर आपको एल्गी, और पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया की सेल वॉल। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। हाइलुरोनिक एसिड हमारे कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक ग्राउंड सब्सटेंस है। हेपेरिन आप सबको पता है हमारे ब्लड में एंटीकोगुलेंट का काम करता है, और कॉन्ड्रोइटिन प्रेजेंट होता है हमारे कार्टिलेज के अंदर। आई होप यू लाइक द वीडियो, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, उन सब की स्टडी करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग विद अस, थैंक्स फॉर स्टेइंग विद अस। बस इसी तरह हमारे साथ बने रहिए ताकि हम बायोलॉजी को एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट बना सकें। थैंक यू।